how to choose a spouse, what qualities they should look for. आपको लगता है कि सिचुएशन वाकई बहुत वर्स होती जा रही है? हमारी यूथ इस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन में है. यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, हर एक का बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, रिलेशन तो बनता ही बनता है. उनके अंदर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, हाइपर टेंशन आना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन तो आम हो जाता है. पेरेंट्स जो है ना वो ये समझते हैं कि चलो ठीक है, बच्चा चाहे जानी बन जाए लेकिन अच्छा इंजीनियर बन जाए, अच्छी ना डॉक्टर बन जाए, अल्लाह माफ़ करे. मेडिकली इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो पीक एज है मर्द की भी औरत की भी, वो 20 से लेके 30 तक है, उसके बाद डाउनफॉल. एज गुजर गई है और फिर ताने किसको पड़ रहे हैं? वो लड़की को पड़ रहा है, वो लड़के को पड़ रहा है. कि मैरिज जो एक सोसाइटी की मॉरल बाउंड्रीज होती है ना, उनको प्रोटेक्ट करती है. कि मैस्टरबेशन से बचने के लिए, सेक्सुअल डिज़ायर्स को कर्ब करने के लिए डाइट बहुत मैटर करती है. जो चीज़ें शादी के बाद मिलने वाली होती हैं वो अल्लाह माफ़ करे पहले एंजॉय कर चुके होते हैं, तो वो कहते हैं व्हाई टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ब्रदर्स, आपको पता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त यूथ का, जिसके बहुत से हमारे पास केसेस भी आते हैं, बल्कि बच्चे रोते हैं आके, टू बी ऑनेस्ट. अभी तकरीबन 1 महीना पहले मेरे पास 18 साल का बच्चा आया और वो मतलब फूट फूट के रोने लग गया लिटरली. और उसने अपने पेरेंट्स को बहुत कुछ कहा, ब्लेम किया कि जी वो समझते नहीं मेरी नीड्स को, और हमें पता होना चाहिए हम कितने फितने के दौर में रह रहे हैं, हम क्या करें, जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे फितना है, तो मैं कैसे अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करूँ, यानी मैं क्या करूँ. आप लोग कहते हैं कि मैस्टरबेशन गलत है, फिर ये गलत है, वो गलत है. तो मतलब वो इतना अंदर से मतलब भरा हुआ था ना कि ही लिटरली एक्सप्लोडेड इन फ्रंट ऑफ मी. तो आई थिंक कि ये बड़ा एक ज़रूरी है कि हम लोग इसको एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक एंगल से डिस्कस करें कि अर्ली मैरिज क्यों होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है, और क्या चैलेंजेस हैं, हर्डल्स हैं, और पेरेंट्स कैसे उसको समझें, और ये कि हमारी यूथ आया प्रिपेयर्ड भी है कि नहीं फॉर अर्ली मैरिज. तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि इस सिचुएशन रियली दिस वर्स? क्या आपके साथ भी ऐसे बच्चे आते हैं और रोते हैं आके, और लुकिंग एट ऑल ऑफ द एनवायरनमेंट, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल, हर चीज़, आपको लगता है कि सिचुएशन वाकई बहुत वर्स होती जा रही है? जी ब्रो. जी भाई, बिल्कुल ऐसे ही है. हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा हाइपर सेक्सुअलाइज हो गई है. हर चीज़ में आप देख लें कि इस चीज़ को, ऑपोजिट जेंडर को इंक्लूड किया जा रहा है. हमारे एडवर्टीजमेंट्स, हमारे ड्रामाज, हमारी मूवीज़, हमारी जो ड्रेसिंग्स हैं, हमारे फैशन इंडस्ट्री, तो हमारी यूथ पे हर तरफ से बम्बार्डमेंट हो रही है. उनकी डिज़ायर्स जो हैं उसको बहुत ज़्यादा ना एग्जेजरेट किया जा रहा है बाय ऑल दीज मीन्स. बिल्कुल. तो आई बिलीव के वी आर इन एन एमरजेंसी सिचुएशन. हमारी यूथ इस वक्त एमरजेंसी सिचुएशन में है इन रिस्पेक्टिव ऑफ द ईमान. तो उनके लिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट कि वो अर्ली शादियाँ करें, उनकी अर्ली मैरिजेस हों, ताकि वो अपने आप को आप समझ लें फितने से बचा सकें. यस ब्रो. एडवर्टीजमेंट्स की अगर बात करें, कॉर्नेटो का ऐड, कॉर्नेटो आइसक्रीम का ऐड, मतलब आप देखें कि उसमें हराम रिलेशन प्रमोट किया जा रहा है. मेरी नज़रों से कॉर्नेटो इज ऑल अबाउट लाइक लव और डेट. एग्जैक्टली. मैं ऑडियंस को बताता चलो, कंज्यूमर साइकोलॉजी मेरा एक कोर्स है, एमएससी साइकोलॉजी जो मेरी चल रही है, बस फाइनल सेमेस्टर इंशाल्लाह. उसमें कंज्यूमर साइकोलॉजी में हमें असाइनमेंट्स मिलती हैं कि आपने एडवर्टीजमेंट्स को क्रिटिकली एनालाइज करना है, जो हमारा कल्चर डिपिक्ट नहीं कर रही जो एडवर्टीजमेंट्स. तो इसलिए मेरी एक नज़र है एडवर्टीजमेंट्स में. तो देखें, जब आप उस एड में हराम रिलेशनशिप प्रमोट कर रहे हैं तो यूथ क्या समझें? एक तरफ जो है ना वो कहते हैं जी कि मौलवी हमें कह रहे हैं, आप लोग हमें कह रहे हैं कि जी हराम रिलेशन ना बनाएं. दूसरी तरफ है ही ये चीज़, इन ही ये है, हर चीज़ हमें इसी एंगल से नज़र आ रही है. यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, हर एक का बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, रिलेशन तो बनता ही बनता है. फिर शादी हम कर नहीं सकते. बल्कि अभी आप मेरे साथ यूएस से, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया थे, वहाँ पे क्या कह रहा था वो भाई कि मेरा दोस्त है वो हराम रिलेशन में इन्वॉल्व है. जब भी मैं उसे मोटिवेट करता हूँ कि निकाह कर ले, वो कहता है वो तो हो ही नहीं सकता. तो हो क्यों नहीं सकता? पेरेंट्स नहीं मानेंगे, जॉब नहीं लगी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. तो हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन? आप चूँकि वॉलंटियर हेड भी हैं, आपके पास भी आके रोते हैं बच्चे. एक्चुअली अली भाई, सिचुएशन यही है कि जो हमारी यूथ है ना, स्पेशली उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ना उनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा. और जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तलीमी इदारे हैं, देखें हमारे तलीमी इदारे सबको पता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है. यूनिवर्सिटीज़ को देख लें, कॉलेजेस को देख लें, स्कूल्स को देख लें. अब तो स्कूल्स में भी ये चीज़ें इतनी आम हो चुकी हैं कि जो एक मिक्स गैदरिंग है, जो लड़का लड़की साथ पढ़ रहे हैं,
और उसको बढ़ाया भी जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो हैं, अगर आज ये ख़त्म कर दें कि सिर्फ बॉयज़ की क्लासेस होंगी या गर्ल्स की अलग क्लासेस होंगी, तो यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, एंड दे आर सो इनसिक्योर। तो वो खुद इतना ज़्यादा हाइपर कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन चैनलाइज नहीं करवा रहे, सुन नहीं रहे। वो कह रहे हैं ठीक है, हो रहा है तो होने दो। इस तरह पेरेंट्स हैं, उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, टीचर्स ने आंखें बंद की हुई हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इनको इस तरफ लेके जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में कौन आएगा या कॉलेजेस में कौन आएगा। सेम इज़ द केस विद द फैशन इंडस्ट्री, सेम इज़ द केस जो जितना आपने बताया जो कंज्यूमर गुड्स हैं। आप देखें एक टायर के इश्तिहार में फीमेल का क्या काम है, एक टायर है, एक बहुत मशहूर कंपनी है, आपने भी देखा होगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बच्चे आते हैं, बच्चे कहते हैं हमें, हमसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड उनको कोई सहारा देने वाला नहीं। देखें ऑब्वियसली शादी के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आप देखें ना कि आप हमारा अगर आप एजुकेशन सिस्टम देख लें तो एक बच्चा मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी कर लेता है, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है। उसके पेरेंट्स, ये बहुत बड़ा मसला है। अगर एक बच्चा शादी करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसका तो खर्चा उठा लेंगे, लेकिन अगर जिस लड़की ने घर पे आना है उसने भी 1 रोटी खानी है, 1.5 रोटी खानी है, सॉरी, उसका खर्चा नहीं उठा सकते। तो पेरेंट्स खुद भी इस चीज़ को कवर नहीं करना चाह रहे। सेम इज़ द केस विद एजुकेशन सेक्टर। जब ये लोग सुन लेंगे बच्चों को और समझ लेंगे तो फिर कुछ सोल्यूशन निकल आ सकता है, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे। असल अफसोस की बात ये है, और सोल्यूशन भी नहीं देना चाह रहा है। बिल्कुल ऐसे वो मेंटोर्स नहीं है एक्चुअली सोसाइटी के अंदर, क्योंकि आई बिलीव के ब्रो ये चीज़ प्रायोरिटी नहीं है ना। इस चीज़ की प्रायोरिटी यूथ के लिए तो है, और सिर्फ उस यूथ के लिए है जो अपना ईमान बचाना चाहती है। सही, हर बंदा, हर यूथ इज नॉट विलिंग के शादी हो उनकी। बिल्कुल। तो जो आप बता रहे हैं उनकी प्रायोरिटीज ये नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला हम लोग को हिदायत दे एज ए नेशन, पेरेंट्स की प्रायोरिटीज भी ये नहीं है। सही। आई नो ए ब्रदर अली भाई, उसने अपनी अम्मा जी से सवाल किया विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट कि अम्मी आप मेरी पढ़ाई के लिए बहुत कोशिश कर रही हैं, आप चाहती हैं मेरा अच्छा कैरियर बन जाए, विच इज़ वेरी नेचुरल, पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है। लेकिन उसने कहा कि अम्मी अगर अल्लाह ताला मुझे कल को जहन्नुम में फेंक देते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच आई एम इन्वॉल्व्ड इन, और आपको नहीं पता, व्हाट विल यू डू? तो अम्मी ने आगे से कहा बेटा ये क्या बकवास सवाल किया तुमने मेरे से, क्या फजूल बात है, छोड़ो इस बात को, तुम अपनी स्टडीज़ पे तवज्जो दो। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट द प्रायोरिटी राइट नाउ। ये तो बेचारे जिस तरह अभी भाई बता रहे हैं ना कि बच्चे आके रोते हैं, ये तो लिटरली अली भाई बच्चे इतने मिजरेबल स्टेट में आते हैं हमारे पास। यूथ क्लब में तो यही काम है ना, हम लोग लोगों को दिलासा देते हैं, हम लोग यूथ को एक एवेन्यू फ्राहम करते हैं कि वो आए हमारे पास, अपने जो हार्ट आउट करें। तो लिटरली ब्रदर्स आर बेगिंग, क्योंकि ब्रदर्स से हमारी डीलिंग होती है जी। वो कहते हैं यार अलीम भाई, रबी भाई, अली भाई आपके पास आते हैं कि यार हमारी शादी करा दें, वी आर रेडी फॉर इट, इवन इन सम केसेस दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट। सही, बट द प्रॉब्लम इज अगेन दैट के प्रायोरिटी नहीं है, वी डोंट वांट टू लुक अबाउट। अली भाई एक जो सबसे बड़ा मसला जो सब कॉन्टिनेंट में, और मेरे पास मेरे बड़े करीबी मेरे दोस्त भी हैं, उनका भी एक केस रहा मेरे सामने। एक सबसे बड़ा मसला जो पेरेंट्स ये समझते हैं कि अगर हमने इसकी शादी कर दी तो वट एवर ही इज अर्निंग, दैट अर्निंग विल बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। और वो जो इनकम है, इंटरेस्ट भी होता है, वो जो इनकम है ना, हालांकि उनको ये समझ आनी चाहिए कि यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर, आप अपने बेटे पे ट्रस्ट करें कि आपका बेटा है वो। जिस बेटे ने आपको इतने साल धोखा नहीं दिया, जिस बेटे ने आपको इतने साल नहीं कुछ किया, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि जस्ट फॉर द सिंगल पर्सन वो सारा कुछ दे देगा? बिल्कुल। तो ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट जो है ना वो समझ आ रहा है, ट्रस्ट भी नहीं कर रहे और इनसिक्योरिटी है। मतलब कि एक बच्चा जो है वो CSS ऑफिसर है, एक बच्चे का सॉफ्टवेयर हाउस है। अब पेरेंट्स कह रहे हैं जी वी आर हैविंग अ गुड अमाउंट, हम लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन होगा क्या? तो ये आधा हो जाएगा, तो हम तो वो चीज़ नहीं कर सकते। बल्कि हमारी सोसाइटी में रिश्ते पता है कैसे होते हैं कि जी फैमिली में करो, क्यों? ये जिनकी जमीनें होती हैं, इसलिए कि जमीनें विद इन फैमिली रहे, वो किसी गैर को जो है ना वो ना चली जाए। तो ये इस लेवल पे ना सोचा जाता है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हॉस्टलाइट्स जो है ना वो हमारे पास बहुत आते हैं। हॉस्टल्स में बच्चे क्या कर रहे हैं, ये अगर पेरेंट्स को पता लग जाए तो अपनी बच्चियों को कभी भी हॉस्टल्स ना भेजें। हम इस एरिया की बात कर लेते हैं, हमारे करीब का एरिया, बहुत हॉस्टल्स हैं यहाँ पे। हमने खुद देखा कि किस तरह से, मतलब मैं मार्केट में अक्सर कुछ परचेज़ करने जाता था, मैं खुद विटनेस करता था कि एक लड़का आया गाड़ी में और एक लड़की आई है, उसको बिठाया और ले गया। और वो ऑब्वियस सी बात है कि वो डेट है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि वो एक हराम काम के लिए, अल्लाह माफ़ करे, जा रहे हैं। तो वो निकलना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे ही जान के ये कर रहे हैं, बस वो ट्रैप, दे आर सम हाउ ट्रैप। और पेरेंट्स जो है ना वो ये समझते हैं कि चलो ठीक है, बच्चा चाहे जानी बन जाए
लेकिन अच्छा इंजीनियर बन जाए, अच्छी ना डॉक्टर बन जाए, अल्लाह माफ़ करे। और ऐसे ऐसे घरों के बच्चे हमारे पास आते हैं, रोते हैं, कहते हैं हमने जिना कर लिया। ये कोई, मैं आपको ऐसे ही फैमिलीज़ का नहीं बता रहा जो बहुत ही ख़राब फैमिलीज़ हैं, अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे आके कह रहे हैं कि हमसे ये काम हो गया, अल्लाह माफ़ करे। सोचें हम अपनी जनरेशन को, मतलब जिना कितना अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक, एक तो ये मेजर सिन है, दूसरा आपके अल्लाह माफ़ करे औलाद तक असरात आते हैं अगर हम तौबा ना करें। तो ये बहुत सीरियस इशू है, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन लगी हुई है, लेकिन हमने प्रैक्टिकली जो है ना इसको देखना। अली भाई, जिस तरह आपने एक सिचुएशन बताई है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, एक भाई मेरे से मिलने आए और उनसे अक्सर मेरी मुलाकात होती है। वो एक बड़े अच्छे इदारे में पढ़ते हैं, तो वो हॉस्टलाइट है। तो उन्होंने कहा कि हमारे इदारे के अंदर हमारे रूम में हम चार बॉयज़ हैं, जो है लाइक 4 और 5। कहते हैं कि बाकायदा पोर्नोग्राफी देखी जाती है। अच्छा। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे ट्विटर के, क्योंकि ट्विटर के अंदर जो है ना आपको वो VPN वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, ट्विटर पे अकाउंट्स हैं और वो बाकायदा उधर से लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाले जाते हैं। और उस कमरे के अंदर बाकायदा दे आर नॉट यूजिंग एयरपोर्ट्स नहीं यूज़ कर रहे, हेडफोन्स नहीं यूज़ कर रहे, ओपनली देखा जा रहा है और कुछ कहा भी नहीं जा रहा है एक दूसरे को। बाकायदा एक ग्रुप है जिसमें शेयर किया जाता है। इतना मतलब कि दे आर, इतना उनके अंदर जो है ना वो हाइपर बच्चे हो चुके हुए हैं। हो रहा है। और देखें, ये सबसे बड़ा मसला अगर पेरेंट्स को समझ आ जाए ना कि ये नस्लें तबाह हो रही हैं। हमारे सामने भी इतने केसेस हैं कि अगर बच्चे, इस तरह के बच्चे अगर 30-35 साल में शादी करते हैं तो उनके अंदर कितने डिसफंक्शंस हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, मेडिकल इश्यूज हैं, पूरा बैगेज उठा के लेके जा रहे हैं। और फिर यही बच्चे इतने इनसिक्योर होते हैं कि ये फिर बाद में कहते हैं कि हमने शादी क्यों किया। पहले शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस सिचुएशन के गुजरने के बाद जब उनको वो वाले मसले मसाइल आते हैं, तो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ हम मेडिकली सबसे पहले अर्ली मैरिज के बेनिफिट्स जो है ना वो डिस्कस करें। देखें, मेडिकली इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो पीक एज है मर्द की भी औरत की भी, वो 20 से लेके 30 तक है। उसके बाद डाउनफॉल है। उसके बाद मैन का भी डाउनफॉल है इन टर्म्स ऑफ, मैं खुल के बता देता हूँ, इन टर्म्स ऑफ स्पर्म काउंट, इन टर्म्स ऑफ लिबिडो, इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज थिंग। फीमेल्स का डाउनफॉल है इन टर्म्स ऑफ एग क्वालिटी। तो देखिए, जब मेडिकल साइंस इस तरफ पॉइंट कर रही है कि, और आज अल्लाह माफ़ करे, इनफर्टिलिटी कितनी बढ़ चुकी है, बेऔलादी कितनी बढ़ चुकी है, स्पेशली उस तबके में जो फीमेल्स कैरियर को फॉलो करते करते उनकी उम्रें 30 साल, 32 साल, 35 साल हो गई और उनकी लेट मैरिज हुई है और फिर उनको ये बहुत से मसाइल जो है ना वो आते हैं। तो इट्स रियल, दिस प्रॉब्लम इज़ रियल मेडिकली। और आपके जहन में, आप भाइयों के जहन में क्या आता है कि मेडिकली इसके क्या बेनिफिट्स हैं, साइकोलॉजिकली भी इवन, व्हाट डू यू थिंक? देखें, आई डू फील कि फीमेल्स के लिए स्पेशली उनकी मेंटल हेल्थ जो है ना बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज़ अ रिसर्च कि अगर उस एक टाइम फ्रेम के अंदर जो है, अगर मेल और फीमेल जो हैं उस चीज़ को नहीं पाते, उस चीज़ को, तो उनके अंदर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, हाइपर टेंशन आना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन तो आम हो जाता है। क्योंकि देखें, हमारे सोसाइटी में ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं रह रहे, हम एक इस्लामी माशरे में रह रहे हैं जिसमें इस्लाम को फॉलो तो नहीं किया जाता, लेकिन ताना बहुत दिया जाता है। मतलब कि अगर लेट मैरिज तो हो रही है, योर रिलेटिव्स आर कमिंग, देयर आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, हाँ जी कब शादी हो रही है। अब हो भी नहीं रही है, करवाना भी नहीं चाहते पेरेंट्स, बट रिलेटिव्स एक क्वेश्चन रिपीटेडली जो है ना वो बार बार थ्रू करते हैं बच्चों के ऊपर, स्पेशली लड़कियों के ऊपर एक क्वेश्चन किया जाता है और उनको डिप्रेस कर देता है। और कुछ मैंने बाइपोलर डिसऑर्डर तो इतने ज़्यादा हैं इसके अंदर, लड़कियों के अंदर, लड़कों के अंदर, क्योंकि देखें ना वो कब तक ये सुनेंगे, और वो सामने बता भी नहीं सकते कि हमारे पेरेंट्स या हम खुद इसमें जकड़े हुए हैं। तो आई थिंक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं। सही। और मेरे ख्याल से कि ये चीज़ लिटरली बच्चों को सुसाइड तक भी ले जाती है, क्योंकि देखें जब बच्चा इतना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहा है और उसका नुकसान किसको हो रहा है, उसको हो रहा है, लेकिन उसका कसूर भी नहीं है। कसूर किसका? पेरेंट्स का। पेरेंट्स ने कहा बेटा अभी तुम स्पेशलाइजेशन कर लो, चलो पोस्ट डॉक कर लो, अच्छा चलो CSS में अप्लाई कर दो, 1 टर्म 2 टर्म, एज गुजर गई है, और फिर ताने किसको पड़ रहे हैं? वो लड़की को पड़ रहे हैं, वो लड़की। एक और बड़ी अहम बात है रबी भाई कि मेडिकली अगर आप देखें ना, तो जब जैसे ही एक मेल या फीमेल प्यूबर्टी को टच करते हैं, उसके बाद उनकी जो सेक्सुअल अर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। सही। इसीलिए इस्लाम की तालीमात भी हमें मिलती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ना नौजवान सहाबा की जमात के पास से गुजरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अगर तुम में से कोई अफोर्ड कर सकता है ना, सो गेट मैरिड एज सुन एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक तो नज़रों की हिफाजत करेगी और प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करेगी।
जो नहीं कर सकता वो फास्टिंग करे। अब इसके पीछे प्रॉपर मेडिकल साइंस है। आप देख लें कि जिन लोगों की शादियां लेट होती हैं बोथ जेंडर्स में, वो नॉर्मली जब गलत चीज़ों में पढ़ते हैं, पोर्नोग्राफी एंड इट कम्स विद मैस्टरबेशन व्हिच इज़ टोटली हराम। इसमें कोई वो शक वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो डिग्रेड होना शुरू होती है। सही। आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डाउन होते हैं और आप फिर इमोशनली भी, जिस तरह अभी भाई ने बताया, वो ब्रेक डाउन होता है आपका। सही है। अगेन अगर हम व्हेन कमिंग टू द फिजिकल प्रॉब्लम्स, तो उसमें बहुत सी डिजीज़ होती हैं, मेल को भी और फीमेल्स को भी, सही, जो कि सेक्सुअल डिजीज़ होती हैं और उसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है आगे। आपने खुद जिक्र किया लिबिडो इफेक्ट होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। फिर ख़वातीन में देयर इज सर्टेन नंबर ऑफ एग्स, तो वो जिस तरह एज गुजरती जा रही है दे आर डिक्रीजिंग, उनकी क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। तो ये चीज़ें इसीलिए देखें, इस्लाम इज़ अ मर्सी फॉर मैनकाइंड ना, तो इसीलिए इस्लाम साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन साइंस एक्सप्लेन करती है कि वाई इस्लाम इज़ द ट्रुथ। सो वी शुड बी थिंकिंग अबाउट ऑल दिस पर्सपेक्टिव। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि हमारी जो है लोगों की औलाद नहीं होती। दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो लोग सफ़र करते हैं फिर इससे। और अली भी एक चीज़ बड़ी क्लियर, आप भी बिल्कुल, आपकी एक एज है, आप समझते हैं इन चीज़ों को, कि कुछ बच्चे ये समझते हैं, लड़के समझते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर मेल, कि अच्छा हम 40s में जो है ना कर लेंगे, और हम ये जो बच्चे वाला जो आगे जो सारा सिलसिला चलते हैं उसमें हम वी विल टेक सम मेडिसिन और ये चीज़ें। तो वो ऑब्वियस है कि वो जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक एनर्जी, वो जो काउंट्स हैं, वो जो स्पर्म काउंट्स हैं, वो उसमें नहीं आ सकते। डू व्हाट एवर यू वांट। देखें, अगर हम अपने रूल लगाएंगे ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो कभी कामयाब नहीं होंगे। ऐसे ही जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कह दी है, एक एज की बात कर दी, अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है, अल्लाह पेरेंट्स के लिए इतनी बात है कि जब आपके बच्चे जो हैं वो पुबर्टी को पहुंचे, तो यू शुड बी वेरी कॉन्शियस फॉर देयर मैरिजेस। तो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग कॉन्शियस ऑफ देयर मैरिजेस, तो आप ये ना कहें कि 45 साल के बाद बेटा तुम ये कुछ कर लेना तो एवरीथिंग विल बी फाइन। हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें वेस्ट को अगर हम स्टडी करें ना, उनके यहाँ बुराई बहुत आम हुई, इतनी आम हुई, इतनी हैवी बन गई, उन पे बम्बार्ड की गई कि उन्होंने घुटने टेक दिए। बल्कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसे। जब उन्होंने एक्सेप्ट किया तो उन्होंने प्री मैरिटल सेक्स को भी वो डिस्कशन, जो सेक्सुअल रेवोल्यूशन सारी चली गई, अलाउड है, कोई मसला नहीं है। और मैन वुमेन बोथ वो अंडरस्टैंडिंग हो गए एक दूसरे के बारे में, कोई बात नहीं, अगर इसने जिना किया हुआ है पास्ट में तो इट्स ओके, ये चलता है। इसी तरह फीमेल्स जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग हो गई मेल्स के बारे में कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है कि ये हो जाता है। यही सोच अब यहाँ पर आ रही है। मैं आपको बताऊं, बहुत खतरनाक बात है। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर खुदा न खास्ता किसी से गुनाह हुआ है तो वो कोई बहुत गंदा इंसान है, उससे बिल्कुल आप जो है ना वो रिजेक्ट कर दो। लेकिन बात ये है कि ये चीज़ इतनी खतरनाक है, सोच कैसे बिल्ड हो गई कि यार इट्स ओके, होता है, कोई बात नहीं। यानी इसका मतलब हमने घुटने टेक दिए ना। और मैं अक्सर यूथ को समझाता हूँ कि देखो, जब एक एवरेज यूथ की शादी होती है 29 साल 27 साल, तो कम अज़ कम एवरेज वो 7-8 अफेयर्स चला के आ रहा होता है या आ रही होती है, अल्लाह माफ़ करे। तो आप देखें कि वो क्या बैगेज लेकर आ रहा है वो बच्चा या वो बच्ची। और मेजॉरिटी केसेस में आपको बताऊँ क्या होता है, पुराना अफेयर कोई दोबारा एक्टिव हो जाता है शादी के बाद, और वो फिर डिवोर्स की तरफ बात, मैसेजेस पकड़े जाते हैं, तस्वीरें पकड़ी जाती हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो ये इट्स अ मैस। अगर इस मैस को हम खोलने बैठे तो आई थिंक पूरा पॉडकास्ट इस पे हो जाएगा। अल्लाह माफ़ करे, ये तो ऐसा मैस है कि अब तो सर पकड़ कर बैठ जाए हमारे सोशोलॉजिस्ट के करना क्या है, इस मैस को अब क्लियर हमने कैसे करना है। लेकिन वही बात है कि देखें, अल्लाह चाहे तो क्लियर हो सकता है, अगर हम अल्लाह की तरफ आ जाएं, अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के रूल्स की तरफ आ जाएं। वेस्ट ने एक चीज़ जो की है ना, उनकी आप देखें उनकी सोसाइटी ना डिवास्टेटेड है, इट्स क्रम्बल्ड, उनके पास कोई अब खैर नहीं है उनकी सोसाइटी में। बिल्कुल। आई बिलीव कि आप इस चीज़ को नोट करेंगे कि मैरिज जो एक सोसाइटी की मॉरल बाउंड्रीज होती है ना, उनको प्रोटेक्ट करती है। जब आपने उस मैरिज के जो रिलेशनशिप है उसको ख़त्म कर दिया ना, फिर तो आपने शैतान को हर तरफ से मौका दे दिया कि इधर से भी अटैक करो, इधर से भी करो। फिर आपके बच्चे तबाह हो गए, आपके सारे जो मॉरल वैल्यूज थी वो तबाह हो गई। फिर जिस तरह आपने भी बात की, दिस इज़ वेरी हीनियस थिंग कि आप हाउ कैन वी बी एबल टू बेयर दिस थिंग कि जो हमारा स्पाउस है उसका ऑलरेडी रिलेशन था, ठीक है, इट्स नॉर्मल, टॉलरेंट हो गए हैं, और अगर अभी दोबारा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। वो पोस्ट मैरिटल अफेयर्स, सुभान अल्लाह, एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल एक चीज़ हम डिस्कस कर लें, आपने मेंशन किया था मैस्टरबेशन को। ये सवाल बहुत यूथ करते हैं, खुल के हम डिस्कस कर लेते हैं। बल्कि इस पे अभी रिसेंटली एक वीडियो भी आई कि नहीं इट्स ओके, वो जुनैद जो है, क्या नाम, जुनैद अकरम ने बुलाया था एक साइकियाट्रिस्ट को। चलें, वो उनका व्यू है, ठीक है, उनको राइट है अपने व्यू और ओपिनियन दें, लेकिन ये कि हम अपना भी दे दें और गाइड कर दें यूथ को। देखें, मेरे
नज़दीक जितनी मेरी रिसर्च है, इट्स कम्प्लीटली हराम. इट इज़ हार्मफुल इन द सेंस कि इसके साइकोलॉजिकल, देखें ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ अगर मेडिकली और बायोलॉजिकली हार्मफुल है तो ही वो हार्मफुल है. कुछ चीज़ों के मेडिकल साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो आपको स्ट्रेस कॉज करता है, गिल्ट कॉज करती है, रिग्रेट कॉज करती है वो चीज़. और आपका क्या ख्याल है, ये स्ट्रेस क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है आपकी फिजिकल हेल्थ से? बिल्कुल एग्रेशन आपके अंदर, हाइपर एग्रेशन आपकी तरफ जाते हैं. देखें स्पिरिचुअली देखें, वेयर डज अ पर्सन स्टैंड आफ्टर डूइंग दिस एक्ट? जब वो ये काम कर लेता है, मुश्त ज़नी जिसे कहते हैं, और मैस्टरबेशन, तो वो नेचुरली गंदा फील करता है. रिग्रेट है, बिल्कुल रिग्रेट भी है, और नेचुरली वो उसकी सेल्फ एस्टीम डाउन जाती है. ठीक है, तो इसलिए इसके इतने हार्म्स हैं, और इस्लाम हो ही नहीं सकता कि इस चीज़ को जो है ना वो जायज़ करार दे दे. एक ओपिनियन हाफिज़ ज़ुबैर साहब, H.M. ज़ुबैर, उनकी किताब है, उसमें से मैं एक ये सेक्शन पढ़ा था सेक्सुअल डिज़ायर्स का. उन्होंने हाँ हम्बली ओपिनियन दिया हुआ था इमाम अहमद बिन हम्बल का, लेकिन वो भी ये नहीं है कि बस कर लो. वो भी ये है कि कोई एक्सट्रीम केस बन गया है, कोई बहुत बड़े गुनाह से बचने के लिए अगर आपने करना है तो अब ये आर्ग्यूएबल है. कुछ यूथ ना इसी पॉइंट को लेकर आते हैं कि नहीं आज के दौर में देखें कितना फितना है, हम जिना से बचने के लिए अगर ये कर लेते हैं तो क्या मसला है. तो आप इस पे चले, फ़िकी तो एक और एस्पेक्ट है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कीपिंग इन माइंड जो फितना है. अच्छा अली भाई, इसमें ना सबसे पहले मैं कुरान की सूरत मोमिनून आई थिंक उसकी आयत हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुमिनून. स्टार्ट उसका ये है कि बेशक मोमिनीन फलाह पा गए. सही है. फिर अल्लाह ताला ने कुछ ट्रेड्स बताई हैं मोमिनीन की. वहाँ पे अल्लाह ताला एक बहुत उनकी इंपॉर्टेंट ट्रेड बताते हैं, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून. सही. ये वो लोग हैं जो कि अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करते हैं. सही है. आगे अल्लाह ताला ने एक्सेप्शन दी है एक, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन. एक्सेप्ट फॉर देयर वाइव्स, या जो उनके स्लेव्स हैं. सही. उनके साथ उनको जो भी फिजिकल डिज़ायर्स पूरे करने में उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं है. अदरवाइज इट्स नॉट अलाउड कि आप मैस्टरबेट करें या आप किसी और तरह के रिलेशनशिप में जाएं. तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता. और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना कुछ, तो आपको बहुत सी रिसर्चेस मिल जाएंगी जो कि जेन्युइन रिसर्चेस हैं. वो आपको बताएंगी कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा आपके फिजिकल बॉडी पे भी, और इसके अलावा साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स हैं. तो ये तो मैं यूथ से कहना चाहूँगा कि अपने माइंड से ना क्लियर कर दें इस चीज़ को. जब हम लूप होल्स ढूंढना शुरू करते हैं ना, तो हमें लूप होल्स मिल जाते हैं, और फिर हम उन लूप होल्स का ना सहारा लेके अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं. और बाद में जब पता चलता है अच्छा यार इट वाज रॉन्ग, तो फिर एक लाइफ लॉन्ग रिग्रेट तो है ही है. फिर अल्लाह ने रिवॉर्ड भी उसका देना. जो ये जेन जी तो वैसे ही लूप होल ढूंढने में माहिर है. जनरेशन इन्हें थोड़ा सा कुछ मिल जाए ना, सही बात है, तो ये इनके लिए बस काफी होता है. सही बात है. तो जिस तरह आप वो बता रहे हैं कि वो साइकेट्रिस्ट जो भी आए थे उनके शो में, आई डोंट थिंक सो ही वाज अ क्रेडिबल पर्सन टू डिस्कस दिस थिंग. सही. उनका क्या बैकग्राउंड है, वो बेसिकली आई डोंट नो कि कहाँ से उन्होंने ये सारी रिसर्चेस ली हैं, और वो जिस तरह के वर्डिंग यूज़ कर रहे थे स्पेशली उस पॉडकास्ट में, तो वो भी दैट्स नॉट इवन परमिसिबल. तो ये चीज़, देयर इज़ नो लूप होल, यूथ कैन नॉट डू दिस थिंग, आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है. लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग ना. हम लोगों के सोसाइटी में इस तरह की चीज़ों को, स्पेशली शादी के बारे में इस तरह की डिस्कशन होती है ना, तो उसको बड़ा टैबू समझा जाता है. पेरेंट्स भी डिस्कस नहीं करते कि बच्चे की सेक्सुअल अर्जेस हैं और उसकी कोई नीड है जिसको फुलफिल होना चाहिए. सही. इसकी मैं एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह देता हूँ, जिस तरह बच्चा छोटा होता है तो उसको भूख लगती है, तो पेरेंट्स अरेंज फॉर हिम द फूड सब कुछ करके ना उसके लिए अरेंज करते हैं. सही. तो जब वो प्यूबर्टी की एज पे आता है ना, तो उसकी फिर ये डिज़ायर्स भी उसी तरह ही इंपॉर्टेंट है जिस तरह उसको खाने की ज़रूरत थी. सही. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. तो हमें when they are looking for the bad things और ये masturbation और इस तरह के जो लूप होल्स उनकी तरफ जा रहे हैं, तो we need to provide them the halal alternatives. सही. तो उसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे पड़ती है. तो ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि दिस इज अ नो गो एरिया, आप इसमें नहीं जा सकते. ब्रो आप एग्जैक्टली भी यही कहेंगे मेरा ख्याल. मैं भी यही कहूँगा. और लेकिन एक चीज़ जो ऑब्वियसली जब हम लोगों को काउंसल भी करते हैं या उनको बताते भी हैं कि देखें, एक चीज़ तो हमारे सामने कि ये चीज़ गलत है. और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा, क्योंकि सहाबा कराम के अंदर बड़ी अर्ज थी कि किसी तरह जन्नत मिल जाए, तो एक जगह पे वसल्लम फरमाया कि तुम जन्नत चाहते हो तो दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, एक ज़ुबान है और एक तुम्हारा शर्मगाह है तुम्हारी. तो समझने की बात ये है कि देखें, अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु ये बात कह रहे हैं और हमें जन्नत की भी ज़मानत मिल रही है, ऑन द अदर साइड आई रियली फील कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट के दौरान अगर अल्लाह हमें बुला लेते हैं तो कितना अजीब सा साने होगा. मतलब कि समवन इज जस्ट यानी आप ये एक्ट करके सो गए और नापाकी की हालत में और आपको मौत आ जाए, इवन दो ब्रो व्हेन यू आर डूइंग
while doing that stuff. और आपको अल्लाह माफ करे मौत आ जाए। So what would be that? और वो हदीस भी है ना कि क़यामत वाले दिन इंसान को उस हालत में उठाया जाएगा जो उसका लास्ट एक्शन है। तो इमेजिन योरसेल्फ डूइंग दैट थिंग व्हेन एवरीवन एल्स ऑन द डे ऑफ जजमेंट इज हरिंग और हर बंदा टेरेबल सिचुएशन में, यू आर डूइंग दैट थिंग ऑन द सेम डे। पॉइंट जो है ना, अगर इंसान के दिमाग में आए तो मेरे ख्याल से कि इंसान ये छोड़ देगा। लेकिन आई रियली फील कि अली भाई हमें उन भाइयों के साथ, उन बहनों के साथ जो है ना थोड़ा सा सिंपैथेटिक भी होना चाहिए। हमें उनको थोड़ा गाइड भी करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करें, एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट को देखें। देखिए आजकल के बच्चे जो है ना उनका बेस्ट बडी फूड पांडा है, मतलब कि उन्होंने जो है ना बस फूड पांडा करना है। और आप बेहतर बताएंगे एज अ मेडिकल प्रोफेशनल के जो शुगर इनटेक है वो इस जनरेशन की कितनी है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेक्सुअल डिजायर। एग्जैक्टली। ये जो फास्ट फूड है ना, ये आपको बहुत रश देता है ग्लूकोज का, और बहुत क्विक रश देता है, इसलिए इसका नाम फास्ट फूड है, इसीलिए इसको फास्ट फूड कहते हैं। तो जैसे ही वो आपको रश होता है ना, आपके जो जितने हार्मोन्स हैं स्पेशली सेक्सुअल डिजायर्स से रिलेटेड, वो सारे इंक्रीज होते हैं। और मैं आपको एक केस स्टडी बता देता हूँ। मैं एक भाई की काउंसलिंग कर रहा था जो कि एडिक्ट थे पोर्नोग्राफी के और इस तरह की चीज़ों से। तो ही टोल्ड मी दिस के अलीम भाई, जब भी मैं फास्ट फूड खाता हूँ ना, ऑन दैट नाइट ऑलमोस्ट एवरी टाइम मेरी अर्ज होती है पोर्नोग्राफी देखने की भी और मैस्टरबेट करने की भी, और ऑलमोस्ट यू कैन से कि 99% आई डिड दैट। तो दिस, ये जो लोग भी इन्वॉल्व है ना, अल्लाह माफ करे, दे कैन टेल दिस थिंग। शुगर रश जैसी बॉडी में आएगा तो एनर्जी आपने कहीं निकालनी नहीं है, यू हैव टू यूटिलाइज दैट एनर्जी, जिस तरह अभी भाई कह रहे थे, आइदर वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में करेंगे या फिर इस तरह के कामों में करेंगे। एब्सोल्युटली। आपने जो बात की, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं बस उसमें इनपुट दे दूँ कि ये अगर हमारी यूथ्स देखें, हम एम्पथाइज करते हैं, ठीक है आपकी डिज़ायर्स बहुत हैं, आप उस एज से गुजर रहे हैं जो एक आप कह लीजिए नए नए आपके ना हार्मोन्स ज़ाहिर है वो एक्सप्लोड कर रहे होते हैं, फिर फितना बहुत ज़्यादा है, टोटली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन मैं आपको गोरों की केस स्टडीज़ बता सकता हूँ जिनके पास दीन नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग पूरी कम्युनिटी है, नो फैप कम्युनिटी, NOFAP, वो कम्युनिटी उन बच्चे, उसमें टीनेजर्स भी हैं, उसमें ये अपना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी हैं, मैरिड इंडिविजुअल्स भी, जो बाकायदा मैस्टरबेशन से नफ़रत करते हैं और वो अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं कि हम बचे हुए, और किस तरह बचे हुए हैं। देखें आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, एक्सरसाइज वहाँ पे जाके निकालो, बॉक्सिंग, स्विमिंग, ठीक है ना, वो ये काम कर रहा है गोरा, और हम जो है सुस्ती के मारे, अल्लाह माफ़ करे, बल्कि वो एक स्टैटिस्टिक शेयर हुआ था पास्ट में, बड़ा मजाक भी उड़ा था पाकिस्तान का, कि पॉर्न रिलेटेड सर्चेज में पाकिस्तान और इंडिया जो है वो नंबर 1 है, क्योंकि पता नहीं फारिग इतने हैं, करने को कुछ नहीं है, या क्या ऐसी वजह है, अल्लाह माफ़ करे। तो हमें तो शर्म खानी चाहिए कि गोरा अगर जो है उसके पास तो दीन भी नहीं, खुदा खौफी भी नहीं, तकवा भी नहीं, नमाज भी नहीं, वज़ू भी नहीं, ज़िक्र भी नहीं, दुआ भी नहीं, वो अगर खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हो के काम छोड़ सकता है, तो आप भी छोड़ सकते हैं। पता नहीं आपको शैतान ने माइंड में डाल दिया। अच्छा अली भाई, इसमें ना पेरेंट्स का भी बड़ा रोल है। देखें हमारे पेरेंट्स है ना, ये समझते हैं कि अगर उनका बेटा आधी रोटी खा रहा है ना, तो वो पता नहीं परेशान है, या उसको कोई छोड़ गया, या उसको कोई तकलीफ है, डिप्रेशन में है। उनको समझना चाहिए कि देखें माँ बैठी होती है, वालिदैन जो होते हैं ना कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा खाओ बेटे को ना। बच्चा की छोटी उम्र में होती है, बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, तो मदर मेक श्योर करते हैं कि बच्चा खाता रहे, मतलब कि उसको हर मिनट बाद कुछ ना कुछ देना है आपने। तो उनको समझना चाहिए कि मदर्स को सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मदर्स उनको जंक फूड, फ्राई स्टफ से, ये जितने भी आप समझ लें कि नगेट्स और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि ये रेडी टू कुक चीज़ें होती हैं, वो फ्राई होती हैं और बच्चों को खाने मिल जाती हैं। तो स्पेशली मदर नीड टू अंडरस्टैंड कि जो प्रोसेस्ड फूड है, जितना आप उनको दे रहे हैं, सही बच्चा उतना उसकी बॉडी जो है वो आर्टिफिशियल हो रही है, और बच्चे में इंसुलिन जा रही है बहुत ज़्यादा। जितनी इंसुलिन जाएगी उसका शुगर लेवल लो होगा, दोबारा वो इनटेक करेगा जंक फूड को, इस तरह की चीज़ों को, रेडी टू कुक चीज़ों को, दोबारा वो मांगेगा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उसकी हाई होगी, और बच्चा बार बार वो मांगता है, क्योंकि आपने रूटीन सेट कर दिया। स्टार्ट में बच्चों को सिखाया जाए कि हेल्दी डाइट के, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और जो घर के खाने हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पेरेंट्स भी पैसिव हो चुके हुए हैं, वो कहते हैं खैर है, इजी टू कुक है, कुछ नहीं होता, मंगवा लेते हैं, खा लेते हैं। वो जो मेहनत थी पुराने वक्तों में माओं की, वो नहीं है।
अगर माएँ भी उस तरह की मेहनत करें, फादर्स भी करें और बच्चों का मेक श्योर करें। देखें ना, अगर लेकिन वो शिकायत करते हैं जी खाते ही नहीं घर का, ये भी एक बड़ा देखें आदत पड़ी है ना अली भाई। आदत तो देखें, बच्चा तो पहले घर पे ही था, वो चस्का पड़ गया। हाँ, जब आप उसको कंफर्ट जोन दिया, उसके टेस्ट बड्स ही बाहर आप देखें ना कि बच्चा जब बाहर जा रहा है, बच्चा किसी भी स्टोर में जाता है तो यू फाइंड आउट कि बच्चा रश करता है। अच्छा वो चीज़ उसको पता है, लेज, उसके दिमाग में ग्रोसरी स्टोर नहीं आ रहा, लेज आ रहा, कैंडीज आ रही हैं। वाई नोट के बच्चे के दिमाग में अच्छा एप्रिकॉट, एप्पल, बनाना, ठीक है। तो उसके लिए तो फिर पूरे घर वालों का लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए ना। तो लाइफस्टाइल चेंज ऑब्वियसली देखें पेरेंट्स की सबसे बड़ी पेरेंट्स को सबसे ज्यादा चीजें समझनी चाहिए। देखें एक बच्चे को जब खाना घर से नहीं मिल रहा है तब भी वो बाहर से खा रहा है। अगर उसकी वालदा या फादर उसके लिए वो अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो बाहर जाके खाएगा। कभी भी नहीं हो सकता एक बच्चे को घर से हेल्दी अच्छा खाना मिल रहा हो और वो बाहर से खाए। और स्पेशली जो उनके गैदरिंग है, सही, बच्चे को आप बाहर तो भेज देते हैं, आपको नहीं समझ आती वो क्या खा रहा है बाहर से। सही, यानी हमने अभी तक ये देखें कंक्लूड किया है कि मैस्टरबेशन से बचने के लिए, सेक्सुअल डिजायर्स को कर्ब करने के लिए डाइट बहुत मैटर करती है। सर्च आउट सच डाइट्स जो इन चीज़ों को, और देखें फास्टिंग इज़ अ ग्रेट सोल्यूशन, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो बता दिया। एक्सरसाइज, फास्ट फूड से इज्तनाब करें। अगर आप शुगर इनटेक ले रहे हैं तो उसको निकालें, एक्सरसाइज करें, बॉक्सिंग करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, बैडमिंटन करें, रनिंग करें, बाहर निकलें। फीमेल्स भी, फीमेल्स जो है वो कोई क्लब ज्वाइन कर सकती हैं, फीमेल्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना। अब तो बहुत एवेन्यूज हैं, बिल्कुल बहुत सी एवेन्यूज हैं। तो देखें देयर आर सो मैनी थिंग्स अ पर्सन कैन डू, ताकि वो अपने आप को जो ना बिजी करे। कोई रिलीजियस क्लब ज्वाइन कर ले, कोई वॉलंटियर सर्विस ज्वाइन कर ले, कम्युनिटी सर्विस ज्वाइन कर ले। पेरेंट्स पे बहुत जिम्मेदारी कि बच्चे को अकेला ना छोड़ें। अंडरस्टैंड करें कि अकेले में इसके फितने में पड़ने के चांसेस बहुत हैं। अब वो दौर नहीं है, अब तो इंटरनेट खुला है, उसके पास मोबाइल खुला है, वो कुछ भी देख सकता है, बच्चा भी बच्ची भी कुछ भी कर सकते हैं। और फिर वो किस तरह की तस्वीरें आपस में शेयर करते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो येस इट इज़ पॉसिबल, अल्हम्दुलिल्लाह, छोड़ा जा सकता है। यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड इस चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन हम इसको भी डिस्कस कर लें कि अर्ली मैरिज हो क्यों नहीं पा रही। अब येस इट्स अ सोल्यूशन, ऑब्वियस है अभी तक हमारी डिस्कशन से। तो कल्चरल रीजंस भी हैं और भी बड़ी रीजंस हैं। आप क्या समझते हैं, आपका क्या इसमें इनटेक है? आई बिलीव के नंबर वन चीज़ ये है कि पेरेंट्स रेडी नहीं है। और वो हमारे कल्चर में एक चीज़ डेवलप हो चुकी है कि आपकी उम्र 25-30 साल होगी, आप अच्छा अर्न करोगे, अच्छे से मुराद है कि 6 और 7 फिगर्स आपकी होंगी, तो तब आपकी शादी हम करेंगे। इसके साथ साथ फिर बाज़ औक़ात बच्चे चूँकि ख़ुद बहुत से हराम वेन्यूज़ में, यूथ बहुत हराम वेन्यूज़ में ऑलरेडी इन्वॉल्व होती है, तो जो चीज़ें शादी के बाद मिलने वाली होती हैं वो अल्लाह माफ़ करे पहले इंजॉय कर चुके होते हैं। तो वो कहते हैं वाई टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेस्ट का भी तो यही है ना, वो कहते हैं यार जब हम शादी के बगैर सारा कुछ कर सकते हैं तो देन देयर इज़ नो नीड कि हम शादी करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लें। तो ये रीज़न्स हैं। इसके अलावा मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया है कि हमारे लिए, जिस तरह आपने खुद बताया था, जेन जी शॉर्टकट्स के लिए शॉर्टकट्स की तरफ जाती है, तो वो अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनके लिए दे हैव टू स्ट्रगल। यानी स्ट्रगल से मुराद है कि उनको जल्दी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उनको अपने हाउस चोर्स में हेल्प करनी पड़ेगी अपने पेरेंट्स के साथ, जिम्मेदार बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। लेकिन जब वो उस तरफ नहीं आते तो वो कहते हैं चलो ठीक है यार, वी हैव एन अफेयर। मैं एक बॉय को जानता हूँ, वो उससे मैंने कहा कि यार आपके ना, उसके पेरेंट्स ने कंप्लेन की मेरे से कि इस भाई को थोड़ा समझाएं, इसके ना लड़कियों के साथ अफेयर हैं। तो मैंने कहा यार आपका मतलब हाउ कैन यू बेयर दिस, कि आपकी अपनी फैमिली भी है और आपकी सिस्टर्स भी हैं और उनके साथ अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसा मामला हो। कहता कोई बात नहीं, इट्स ओके, उनका भी तो राइट है ना, वो भी ये कर लें, कोई मसला नहीं है। और कहता है अलीम भाई मैं बस हर एक महीने में ना 1-2 लड़कियों के साथ होता हूँ और मैंने कम किया है, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं बस हैंग आउट करता हूँ और बातचीत करता हूँ। तो आई बिलीव कि जो कल्चरल हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं शादी में, फिर फॉर एग्जाम्पल रिश्ता ढूंढने में मसले मसाइल हैं, हमारी चॉइसेस में मसले मसाइल हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स हैं बहुत फेक से कि ऐसा होगा तो हम करेंगे। हमें कोई नेक बच्चा मिल जाए, नेक लड़की मिल जाए, उसके लिए फिर हम फर्दर ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जिसकी वजह से वो रिश्ता नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर तुम्हारे पास, हदीस का मफ़हूम है, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रपोजल आए जिसका तुम्हें दीन और उसका इखलाक, अगर तुम्हें पसंद हो तो रिश्ता कर दो, अगर तुम नहीं करोगे तो ज़मीन में फसाद होगा। दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन जो हमारी सोसाइटी में आज हो रहा है। हम लोग दीन और इखलाक तो देखते नहीं है। बात कहाँ से शुरू होती है? लड़के के केस में पैसे, वो जॉब क्या करता, लड़की के केस में कितनी खूबसूरत है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो ये इसके बाद तो दीन तो बिल्कुल लास्ट में आता है कि कहीं पर पूछ लें तो पूछ लें। तो आई बिलीव कि ये जो हमारे कल्चरल हमने एक, आप समझ लें कि चीज़ें बना ली हैं ना, डेवलप कर ली हैं, कुछ हमने हिंदुओं से ले ली हैं, उनके साथ ही हम रहे हैं इतने साल, तो वो चीज़ें बहुत बड़ी रुकावट हैं कि
अर्ली मैरिजेस नहीं होती। और फिर लोग अपने अपने परसेप्शन, कोई डिग्री परसू कर रहा है, वो ख़त्म हो रही है 25-26 साल में, जाके आपकी एमफिल PhDs होती हैं, फिर की जॉब मिलती है। तो एक पूरा ना साइकिल है। मैं समझता हूँ कि एवरी एवेन्यू इन द सोसाइटी इज़ अगेंस्ट द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज। हर कोई कोशिश करे कि शादियाँ डिले करो बस किसी तरह। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मज़े की तो नहीं, खैर एक अलार्मिंग बात, कि अभी मुझे एक कॉल आती है तकरीबन कुछ दिन पहले, और वो लड़का बहुत वेल सेटल्ड है, बहुत अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल वेस्ट में रह रहा है, और उसके अल्फाज हैं, एग्जैक्ट कोट कर रहा हूँ। उसने कहा अली भाई मैंने MBA कर लिया, मैंने जो है ना वो मज़े चख लिए कॉरपोरेट के, सब कर लिया है, मेरी उम्र तकरीबन 29-30 साल जो है ना वो हो चुकी है, लेकिन यकीन करें मैं बहुत परेशान हूँ। यानी मुझे हर सक्सेस है, कहता है मैं गाड़ी ले सकता हूँ, मैं जो है ना वो कुछ खाना चाहूँ खा सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे माल बहुत दिया है, प्रमोशंस हो रही हैं मेरी, यानी कैरियर वाइज मैं बहुत सक्सेसफुल। लेकिन गुनाहों के मामले में वो इतना परेशान था कि उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। तो देखिए मैंने भी उसे यही कहा कि यार अब आपने डिले इतना कर दिया, ठीक है ना, अब ये तो डिसीजन आपका, आपके पेरेंट्स का था ना। 29-30 साल अगर उम्र हो गई है तो इससे पहले क्या होता रहा, इससे पहले कैरियर फोकस था ना। तो जाहिर है कि अब आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी चीज़ को कि जी कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि ब्लेम सबसे पहले हमारे ऊपर खुद आता है कि हमने जिस माइंडसेट के साथ कैरियर बनाना शुरू किया, उसके बाद फिर ये रिस्क तो लेना पड़ेगा, इस गुनाह की तरफ तो जाना पड़ेगा। आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से पूछें अगर उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो आपको बहुत कम लोग होंगे, और वो भी वो लोग होंगे जिनको अपने ईमान की, तकवा की टेंशन है कि हम अल्लाह ने हमें अकाउंटेबल ठहराना है, वो कहेंगे यार वी वांट टू गेट मैरिड। बिल्कुल। बाकी आप जिससे भी पूछें, लड़का लड़की, वो आपको बताएगा यार मैं अभी अगर BS कर रहा हूँ तो इसके बाद मैंने फलां फील्ड में MPhil करना है, उसके बाद मैंने PhD करना है, फिर मैंने पोस्ट डॉक के लिए बाहर चले जाना। तो उनकी लाइफ की प्रायोरिटी शादी नहीं है, क्योंकि उनको वही वाले मसला जो आप बता रहे थे, दे डोंट नीड इट, दे डोंट नीड घर की जिम्मेदारियां। फिर बच्चे आके कहते हैं जी कि मेरी अम्मी कहती हैं कि पहले बेटियों की तो होने दो, ये अच्छा लगता है कि पहले बहन बैठी हुई यार तुम्हारी हो जाए। तो मतलब पता नहीं ये कहाँ से ये कल्चरल चीज़ें जो है वो आ रही हैं। अली भाई आई फील के देखें ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, और स्पेशली जो टीचर्स हैं, देखें हमारे इस्लामिक, देखें ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है ना, शादी जो है इस्लाम के अंदर एक चीज़ है, निकाह वसल्लम फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। हमारे 1 क्लास से लेके PhD तक यू कांट फाइंड अ सिंगल चैप्टर इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज। ठीक है, देखिए हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम और मीडिया ने ये बताया, जिस तरह अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं कि हमने शादी को डिले करना है। और एक बात समझें कि शैतान के लिए सबसे मज़ेदार चीज़, सबसे अच्छी चीज़ और बेस्ट चीज़ उसके लिए क्या है कि मियाँ बीवी आपस में ना रहें। ही लव्स दैट कि जब वो टूटते हैं, लेकिन वो उससे पहले ही बहुत प्रिपरेशन कर चुका हुआ है, वो जोड़ने ही नहीं दे रहा, वो जुड़ने ही नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि आप हराम करो, इट्स सो इजी। बिल्कुल। बच्चों को क्या बताया जा रहा है कि इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि हमारे बच्चे प्रॉपर डराया जाता है कि तू की करेंगे शादी करके। वो एक बड़ा फेमस है ना कि तुम्हारी शादी कर देंगे तो तुम कैसे चलाओगे, हम तो बड़े उसको नेगेटिवली इतना ज्यादा वो डिमोरलाइज कर दिया जाता है लड़के लड़की दोनों को। लड़कियों को कहा जाता है कि तुम पता चलेगा ससुराल जाके तुम्हें। बल्कि इसमें एक वो जोक भी बना है कि एक बच्चा कहता जी कि जब भी मुझसे कोई अलमारी उठवानी हो ना, ये बड़ी चीज उठवानी हो, तो अम्मी अब्बू कहते हैं कि नहीं नहीं तुम जवान हो गया, करो कहाँ। जैसे मैं कहता हूँ शादी कर दे, कहते लो तुम तो अभी बच्चे। तो अली भाई ये ना हमारा, हमें खुद जो है ना गाइड करना पड़ेगा, और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मीडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट बिजनेस वाले लोग हैं, इवन ऐड आना चाहिए। देखें शादी के ऊपर ऐड आना चाहिए। ऐड किसके ऊपर आ रहा है? डेट पे, डेटिंग एप्स के लिए आपके जगह आप देख लें कि आपको एड्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम जैसे लोग या स्कूल कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को रन कर रहे हैं, वो कंपेन देखें, हर चीज़ की कंपेन हो सकती है। पोलियो की कंपेन हो सकती है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, डेंगू की कंपेन हो सकती है, वाइन और शादी की कंपेन। तो जब हम इंपॉर्टेंस नहीं बता रहे, बच्चे को तो इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है। बच्चे को क्या इंपॉर्टेंस पता है? बच्चे को बस ये पता है कि ये लड़की है, लड़की को पता है ये लड़का है, और आई हैव टू मैनेज माई डिज़ायर्स, किस तरह भी मैं करूं, मुझे ये अपने आप को फुलफिल करना है। लेकिन चैनलाइज नहीं कर रहे। तो जब हमारे इदारे या बड़े लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस को चला रहे हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स को ये तालीम नहीं दी जाएगी कि ये आपकी एज है, अब रेडी हो जाओ। कुछ कोर्सेज, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज, फ्री चीज़ें बताई जाएं कि ये पाथवे है जी शादी का। बिल्कुल। अगर ये होगा तब भी पता चलेगा। लेकिन आजकल देखें अभी भी हमारे बच्चों को पता ही नहीं। और फ्रेंकली स्पीकिंग आपको ही पता है कि जब बच्चे कुछ यंग बच्चे शादी कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं है कि असल में जो
पोस्ट मैरिज जो चीज़ें होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि देखिए मूवीज़ क्या दिखा रही हैं, मूवीज़ वो दिखाती हैं कि दे लिव एवर आफ्टर हैप्पीली, उसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है, बाद की चीज़ें वो दिखाते ही नहीं है। मैं आपको एक कोट कर देता हूँ, अपने भाई हैं माशाल्लाह, आप सबको पता है, उनके बेटे 19 साल में शादी हुई, अभी वो 22 साल का है माशाल्लाह, उसके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है बहरहाल, और A लेवल्स के बाद उसकी शादी कर दी उसके फादर ने। उन्होंने नहीं देखा कमा नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, बाय द वे कमा तो वो माशाल्लाह इस तरह से रहा था कि ऑनलाइन वो कुछ कर रहा था, एक कंपनी में काम कर रहा था, तो माशाल्लाह एक रीज़नेबल सैलरी कमा रहा था, लेकिन आई नो हिज फादर, इवन अगर वो कमा भी ना रहा होता उन्होंने कर देनी थी। तवक्कल की बात है ना, अगली आएगी तो कितना जो है ना वो खा लेगी, रिस्क अपना लेकर आएगी। मसला ये है कि अगर आप अगली फैमिली ही वो ला रहे हैं, ठीक है ना, जो पहले से डिमांड्स बहुत कर रहे हैं, या आपकी बहुत डिमांड्स है, सुपरफिशियल डिमांड, फिर तो जाहिर है कि मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक हम्बल फैमिली लाते हैं, और ऐसी फैमिली जो आपके साथ अलाइंड है, जो अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं हमारी बच्ची कम में भी चलो खुश हो जाएगी, मेन बात है इनका ईमान बचना चाहिए, बच्ची का। आज माशाल्लाह वो बच्चा मैं देखता हूँ उसकी लाइफ में बरकत है, नाम इसलिए नहीं ले रहा नज़र ना लग जाए, और वो जा रहा है मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए माशाल्लाह, अपनी वाइफ को साथ ले जा रहा है, स्टाइपेंड मिलेगा उसे वहाँ जाके, आलिम दीन बनेगा, प्रॉपर शादी हो चुकी है, फितनों से महफूज हो चुका है माशाल्लाह। अली भाई हमारे वॉलंटियर्स हैं 5-6 हमारे वॉलंटियर्स हैं, यंग वॉलंटियर्स, दे आर लाइक 20-21, दे आर मैरिड, उनके पेरेंट्स यानी पेरेंट्स बकायदा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर स्टिल स्टडीइंग, दे आर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में पढ़े, उनकी वाइफ भी पढ़ रही हैं, तो पेरेंट्स जो है उनका खर्चा उठा रहे हैं। अब आप ये नोट करें, और उनकी ठीक जा रही शादी, एवरीथिंग इज फाइन। देखें ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन पार्ट एंड पार्सल वाली चीज होती है, लेकिन देखें उनको ये पता चल गया, दे आर प्रैक्टिकल, देखें उनकी लाइफ पता चल गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो डाइवर्ट नहीं हो रहे, एनर्जी चैनलाइज हो गई है। देखिए हम हराम से बचा लिए उनके पेरेंट्स, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो ना होता तो ऑब्वियसली वो किसी के साथ होते, तो उनके पेरेंट्स ने, अब वो जो भी करेंगे दे विल बी रिवॉर्डेड। अगर निकाह में ना होते, वट एवर दे विल बी डूइंग, उनको पनिशमेंट मिलती। देखें पेरेंट्स सलीम ये क्यों नहीं सोचते कि हराम से बचाएंगे बच्चों को तो उनका रिस्क भी खुलेगा, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अली भाई उसके लिए पेरेंट्स की अपनी जो ग्रूमिंग है, स्पेशली रिलीजियस ग्रूमिंग, वो भी तो ज़रूरी है ना। उनको ये सर्कल चलता आ रहे हैं, पूरे साइकिल्स हैं पीछे से, जनरेशन से चलते आ रहे हैं। उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा कि अच्छा चलो रिस्क किस तरह आता है कि हमने जॉब्स करनी है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है, दैट्स ट्रू, लेकिन एक अल्लाह पे तवक्कुल भी तो है ना, आपने एफर्ट करनी है, रिस्क अल्लाह ने देना है। सही, तो वो चीज़ ना साइकिल्स में चलती आ रही है, उसी चीज़ को वो रेप्लिकेट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया बन गया है कि हमारे जब बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स डिसाइड कि मैंने इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है, उनसे पूछा जाए ना ऑन व्हाट बेसिस, क्योंकि वो डॉलर्स या पैसे ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने इनको ये करवाना है। हालांकि चाहे उस चीज़ का सोसाइटी को भी कोई फ़ायदा ना हो या उनको खुद भी कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन बस पैसे आने चाहिए। तो ये उनका आप समझ लें पर्सपेक्टिव इज़ रॉन्ग। उस पर्सपेक्टिव पे वो अपने बच्चे की तरबियत करते हैं। जिस तरह आपने मिसाल दी, उनके जो फादर हैं जिन्होंने उनकी शादी कर दी बहुत जल्दी एज में, वो बच्चा भी खुश है, आपने बताया। और आप देखें कि व्हेन ए कपल मूव्स इन द सोसाइटी, शादीशुदा कपल, आपको उनको चेहरे पे ना सुकून महसूस होता है। एब्सोल्युटली। मतलब जो हराम लोग रिलेशनशिप में लोग होते हैं, आप देखेंगे वो हमेशा ना डरे रहते हैं कि हमको पकड़े ना जाएं, हम एक्सपोज ना कहीं हो जाएं। जबकि उसके बरक्स एक मियाँ बीवी इंतहाई कॉन्फिडेंट, और वो अल्लाह ने सकीनत नाजिल की होती है। कुरान में आयत है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने ये जो रिश्ता है इसको तुम्हारी बीवियों के लिए से तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया ना। तो सकीनत यही तो है कि उनका दिल मुतमईन है, उनको पता है कि हमारे पास अपने जो भी डिज़ायर्स भी होगी, वैसे भी हमारे पास एक कंपेनियन है जिससे हम अपनी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये आई बिलीव के इसमें अगेन हम लोगों ने पेरेंट्स की बात की है काफ़ी दफ़ा, क्योंकि वो इंचार्ज हैं। बच्चे और बच्चियां खुद से भाग के शादी नहीं कर सकते। वी शुड कम टू दिस पॉइंट के बच्चे और बच्चियां खुद से जाके छुप के शादियां नहीं कर सकते। सही। हमारे पाकिस्तानी कल्चर में, सब कॉन्टिनेंट कल्चर में, दे आर द वलीज ना। और लड़कियों के केस में तो मैंडेटरी है कि वो पेरेंट्स वली हैं। उनको आपकी परमिशन चाहिए, उनको आपका शफकत का हाथ चाहिए। आपने उनको सब प्रोवाइड किया, आपने उनको रिस्क दिया, आपने उनको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिल कराया, दुनिया जहान की जो फैसिलिटीज़ मिल सकती थी आपने उनको दी। वल्लाहि लज़ीम आई वांट टू रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स कि उनकी ये बहुत बड़ी नीड है। कभी आप उनके साथ बैठ के विदाउट जजिंग देम, विदाउट क्रिटिसाइजिंग देम, उनके कंधे पे हाथ रख के पूछें, बेटा व्हाट इज़ द थिंग, डू यू रियली वांट टू गेट मैरिड? और डीप डाउन इनसाइड ना अली भाई पेरेंट्स को पता होता है हमारा बच्चा इज़ रेडी। बाज़ औक़ात तो वो इसको इग्नोर कर देते हैं। सही। जो हमने चीज़ें डिस्कस की उनकी वजह से। सही।
क्योंकि वो शायद खुद फेस भी नहीं करना चाहते कि जी सोसाइटी में भी छोटी उम्र की शादियों को बड़ा और किया जाता है कि बड़ा अजीब सी बात है। सही। तो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट, हम्बली रिक्वेस्ट पेरेंट्स, बहुत रिस्पेक्टेड पेरेंट्स हैं, यू आर द रीजन्स के वो बच्चे इस दुनिया में आए हैं। अल्लाह ताला ने आपको रीज़न बनाया, तो आप उनके जन्नत में जाने की रीज़न बने। डोंट यू वांट टू सी योर किड्स इन जन्नत, आपके साथ वहाँ पे हों वो। ये बहुत रिस्की चीज़ है, बहुत रिस्की चीज़ है। हराम रिलेशनशिप्स आर वेरी मच ऑन राइज। हर यूनिवर्सिटी में दिस इज़ अ नॉर्म नाउ। आप लोग बचा सकते हैं, प्लीज़ अपनी अना को, आपकी जो कल्चरल रीजंस हैं उनको निकाल के जेन्युइन इश्यूज़ पे बात करें, अपने बच्चों को प्रिपेयर करें कि वो शादी के लिए काबिल हों और उनकी शादी करें। और अली भाई लास्ट जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट की बात है कि बी फ्लेक्सिबल। मतलब कि हमारी दोनों साइडों में ना, हमारे इस कल्चर के अंदर लड़की वाले भी और लड़के वाले भी ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे। क्योंकि अलीम भाई को पता है, हम लोग भी कोशिश करते हैं, कोई प्रपोजल आए थे किसी भाई की शादी, बहन की शादी, अच्छा पहले अगर हम 5-6 साल बाद देखें ना, इट वाज वेरी इजी, ठीक है, हो जाता। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है ना, उसमें इवन रिलीजियस लोग जो हैं, रिलीजियस फैमिलीज जो हैं, उनके अंदर भी ये एक चीज़ आ रही है कि दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। देखें, कोई भी परफेक्ट नहीं है, फ्लेक्सिबल इन द चॉइस ऑफ स्पाउसेस। यस, कोई भी परफेक्ट नहीं है। वो समझते हैं कि बच्चा सुपर टुपर, मतलब कि बहुत अच्छा हो, लड़की भी प्यारा है तो लड़की भी तो ऐसी होनी चाहिए, और लड़की मतलब कि उनको क्या चाहिए, लड़का भी उनको सलमान पता नहीं क्या क्या चाहिए, वो फैंटासाइज कर रहे हैं। उनको ये चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। अगर आप वाकई ही चाहते हैं, अगर आप वाकई ही उनको अल्लाह के करीब करना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज़ को चैनलाइज करना चाहते हैं और एक अच्छी मिसाल कायम करना चाहते हैं माशरे में कि देखो हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, हमने किसी की बेटी को नीचा नहीं समझा, हमने किसी के बेटे को इग्नोर नहीं किया, उसका अखलाक अच्छा था, मिजाज अच्छा था, इस्लाम अच्छा था, हमने उसको एक्सेप्ट किया। तो जब आप एग्जाम्पल शेयर करेंगे, आप एग्जाम्पल बनेंगे, तो फिर आपकी वजह से लोग इंस्पायर होंगे और शादियाँ होंगी। अदरवाइज़ माशरा बिगड़ता जा रहा है, हम माशरे का हिस्सा हैं और हमारी भी औलाद होगी और हम भी इस तरह बैठे रह जाएंगे। इसमें सिर्फ एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, जस्ट टू ब्रिंग दिस थिंग इन टू इम्पोर्टेंस, कि आप देखें जब एक रिश्ता आ रहा है, तो अगर वो लड़का या लड़की बहुत दीनदार है, नहीं क्या, अल्लाह ताला को तो पता है ना कि उनकी रियलिटी क्या। जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि वो बच्चा जन्नती बच्चा, अल्लाह ने लिखा हुआ है कि उसके जो अमाल हैं उसकी वजह से जन्नत में जाएगा, एंड यू हैव रिजेक्टेड हिम ऑन द बेसिस ऑफ कि यार उसका रंग थोड़ा सा सांवला है, उसकी हाइट थोड़ी सी कम है, वो पैसे कम कमाता है। एक सहाबी थे, अशरा मुबशरा में आते हैं, वो ना अपनी वाइफ के थोड़े से हार्श थे, उनकी तबीयत नेचर ऐसी थी कि वो थोड़े सख्त तबीयत के थे। तो और वो गालिबन हज़रत अबू बकर की जो बेटी हैं वो उनकी वाइफ थी, आई थिंक अस्मा। तो उन्होंने जो हज़रत अबू बकर की बेटी थी, उन्होंने कंप्लेन की अपने अब्बाजान से कि जो मेरे शौहर हैं वो मेरे पे ना काफ़ी सख्ती करते हैं, थोड़े से हार्श, उनकी तबीयत इस तरह की है, नेचर मुजाहिद थे बेसिकली, हज़रत ज़ुबैर एग्जैक्टली। तो आप ये चेक करें, दिस इज़ द क्राइटेरिया। हज़रत अबू बकर ने उनको कहा कि बेटी तुम सब्र करो, तुम्हारा जो शौहर है ना उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की ज़मानत दी हुई है, मैं चाहता हूँ कि जन्नत में तुम उसके साथ जाओ। क्योंकि जब जन्नत में कोई स्पाउस, फॉर एग्जांपल एक स्पाउस चला गया और दूसरा भी चला गया और दूसरे का दर्जा नीचे है और एक का ऊपर है, तो अल्लाह ताला जो नीचे वाला है उसको ऊपर वाले के पास कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वाले को नीचे कर दें। बिल्कुल। तो आप नहीं चाहते कि वो बच्चे आपको कंपनी करें जन्नत में, या उनका जो इटर्नल लाइफ के लिए एक हैप्पीनेस हो जाए। तो दिस इज समथिंग वी नीड टू डिस्कस। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। अभी तक हमने जो डिस्कस किया, देखें, एक तो हमने ये जो यूथ है जो सुन रही है उसको मोटिवेट किया है कि आप बच सकते हैं। मेरे पास एक नहीं, 100 नहीं, हज़ारों मिसालें कि आपकी एज ग्रुप बची हुई है। ऐसे बच्चे हैं जो कुछ भी करके अपने आप को बिजी करते हैं। देखिए, प्रायोरिटी हो तो बंदा कुछ भी करता है। इसलिए शैतान के उसमें ना है कि नहीं मैं, मेरी एडिक्शन हो गई, मैं तो ख़त्म हो गया हूँ, मैं तो मर गया हूँ, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये भी शैतान की। और अपनी चीज़ों को शायद पेरेंट्स पे ना डालें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इदारों पे चीज़ों पे ना डालें। देखिए ऑब्वियसली हर एक का कसूर है। देखिए, आपकी नहीं हो रही स्पोर्ट्स शादी अगर, तो इसका क्या मतलब है? बहाना बना लिया, वो हराम कामों को बहाना बना लिया। नहीं, प्रोडक्टिव काम करें। ऑन दी अदर हैंड पेरेंट्स अब वो भी इस चीज़ को ना पकड़ लें कि देखा वो लोग कह रहे हैं कि बच सकते हैं तो बचो और वेट करो शादी का। नहीं, हम ये पेरेंट्स को कह रहे हैं, जैसे आपने बहुत खूबसूरत रिमाइंडर पेरेंट्स को दिया है कि यू आर इन इल्यूजन। आपको अगर पता लग जाए कि आपका बच्चा बच्ची क्या कर रहे हैं तो आप शायद खुदकुशी कर लें, अल्लाह माफ़ करे। मैं ये कहना नहीं चाहता, मतलब शर्म से हमारे सर झुक जाएं कि ये क्या हो रहा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, पोर्नोग्राफी एडिक्शन पीक पे, ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल बहुत ख़राब है। को एजुकेशन ने तबाही मचाई हुई है। कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया,
इस पे क्या क्या बातें होती हैं, कैसे कैसे ग्रुप्स बने हुए हैं, आपके बच्चा बच्ची कितने खतरे में है। कन्फेशंस ग्रुप जो है उसमें हम हैरान हो जाते हैं देख के कि मैं क्या कहता हूँ जी कि अगर वो ग्रुप ग्रुप्स हम बताने लग जाएं तो बात वही है ना कि पेरेंट्स इल्यूजन में है। अभी रिसेंटली मुझे एक पेरेंट मिले जो इमाम मस्जिद है कनाडा में, और बड़े वो रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन भी हैं माशाल्लाह। ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि देखें कि इमाम मस्जिद इन्फ्लुएंशियल बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी इंपॉर्टेंट। ही सेड, जहाज़ में थे मेरे साथ, कराची जा रहे थे हम, कनाडा से आए थे अपने घर कराची जाने के लिए। मुझे कहते कि मैंने 17 साल बच्ची का जनाजा पढ़ाया अभी कुछ दिन पहले। रीज़न ये जी कि वो शी फेल इन लव विद अ हिंदू बॉय, और पेरेंट्स ने ज़ाहिर तरबियत तो पहले की ही नहीं थी, तो वो उसको नहीं पता था हिंदू से जो है ज़ाहिर शादी नहीं हो सकती, एक दूसरे मज़हब के बंदे से शादी नहीं हो सकती। पेरेंट्स ने रिएक्शन दिखाया बहुत ज़्यादा उस बात पे, और शी एंडेड अप कमिटेड सुसाइड। तो वो मुझसे रिक्वेस्ट लिटरली हाथ जोड़ के कर रहे थे कि प्लीज़ पेरेंट्स को कहें इल्यूजन से निकल आएँ, आप अपने बच्चों की तरबियत भी करें, इस्लामी तरबियत, इस्लाम की मोहब्बत डालें उनमें। दूसरा, अंडरस्टैंड करें इस बात को कि कितना ज़रूरी है कि आप उनकी अर्ली मैरिज जो है ना वो ज़रूर करें, क्योंकि वो हराम रिलेशंस चलाएंगे ही चलाएंगे, ठीक है। तो लेकिन लास्टली चलें हम ये अब डिस्कस कर लेते हैं, टाइम भी 10 मिनट रह गए हैं, कि आर द करंट यूथ रियली प्रिपेयर्ड फॉर मैरिज। ये पेरेंट्स का सवाल है। पेरेंट्स कहते हैं इससे तो अपनी बेडशीट नहीं ठीक होती, ये तो अपनी जुराबें उधर फेंक देता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको तो खाना नहीं, बेटियों को ताने पड़ते हैं, इसको तो घर नहीं संभालना आता, इसकी हम शादी करके हम तो फंस जाएंगे। तो ये हम क्विकली जरा डिस्कस करें। इसमें ना मैं एक चीज़, जिस तरह हम लोग अभी शुरू से लेके अभी तक ना रिस्पेक्टेड पेरेंट्स की बात कर रहे थे और उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे ऑन द बिहाफ ऑफ यूथ के आप लोग रिलीजन से बाहर हैं। अब ना हम लोगों को यूथ से बात करनी चाहिए। जिस तरह आपने कहा ना कि आप लोगों के पास कोई जो भी है, इन एनी केस आपके पास ना ये रूट नहीं है कि आप कहें यार चलो मेरा जन्नत का रास्ता बड़ा मुश्किल है तो आई शुड चूज़ द वे टू जहन्नम। दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ एट एनी कॉस्ट। आप लोग क्या करें, अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार मोहब्बत से कन्विंस करें, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें। ये कोई स्पेशली हॉस्टलाइट्स की बात करूँ मैं, हॉस्टल में अल्लाह माफ़ करे जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं उनको सर्व किया जाता है ना वहाँ पे, मेड्स वगैरह होती हैं तो वो उनको सर्व कर रही होती है खाना शाना हर चीज़, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ना सेंस ख़त्म हो जाती है। मुझे एक बंदे ने शादी से पहले मशवरा दिया था कि ब्रदर किसी हॉस्टल की लड़की से शादी ना करना। तो ये क्यों उन्होंने मशवरा दिया था? बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। हाउस चोर्स को सीरियस लें, अपने अब्बा जी के साथ काम करें। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि जो बॉयज़ हैं ख़ास तौर पे, यार कमाओ कुछ। आप लोगों को टायर भी चेंज करने पड़ते हैं ना, पैसे कमाओ, जो अपने हाथ से कमाओगे ना, दिस विल गिव यू सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। तो फिर आप अपने पेरेंट्स, और पेरेंट्स को भी फिर होगा, जो सेंसिबल पेरेंट्स हैं वो भी समझेंगे यार चलो ही इज डेफिनेटली अर्निंग समथिंग, क्योंकि एक नीड तो है ना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें उसको, कहें बिल जमा करा के आओ, हाँ, उसको बैंक भेजें, उसको सब्जी लेने भेजें, मम्मी डैडी माहौल बनाया हुआ है, तो फिर वो बच्चा कैसे जिम्मेदार बनेगा? यस, बच्चे पेरेंट्स बात को खुद भी कह रहे होते हैं चलो यार ठीक है अभी इसके पढ़ने के दिन है, अभी बेटा तू ना नंबर ले 90% प्लस मार्क्स लेके आ, ये काम छोड़, पानी की 20 लीटर की बोतल है तेरे अब्बा जी उठा के लेके आते हैं, तू छोड़, तू सारा काम कर अपने। तो हमें उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए। एंड यूथ प्लीज़, अगर आप लोग वाकई सीरियस है ना, अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें। बाज़ औक़ात अब्बा जी के हाथ से पकड़ लेंगे, अब्बा जी आई एम हेयर ना, मैंने कल को ये काम करना है। एंड दिस इज़ प्रूवन थिंग। जिन मर्दों को और जिन खवातीन को शादी से पहले काम की आदत नहीं होती ना, वो शादी के बाद नहीं करते। बिल्कुल। और वो फिर दोनों स्पाउसेस में से एक सफ़र कर रहा होता है, यार औरतें देख रही होती हैं यार हमारा जो शौहर है वो बाहर से कुछ लेके नहीं आता, सुस्त इंसान सारा दिन बैठ के यहाँ शादी के बाद गेमें खेलता रहता है, बॉय रहते हैं पबजी, शादी के बाद भी वल्लाही आई गॉट सो मेनी केसेस लाइक अच्छे खासे हस्बैंड्स हैं, दे आर लाइक सुपर गाइज, लाइक दे लव पबजी, पूरा दिन पबजी एक है कभी लेकिन ये कि एडिक्ट सारा दिन सारी रात गेम। तो जब आपकी ये हरकतें होंगी ना, तो फिर पेरेंट्स आपको कहेंगे कि आपकी शादी नहीं करनी। फिर आपने जवाब दिया और फिर आप एक्सक्यूज में अल्लाह को भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि यार मैं तो इतना काबिल था, अल्लाह इन्होंने फिर भी मेरी शादी नहीं की। आपको, और सेम फॉर द सिस्टर्स, आप लोग अपनी अम्मी का हाथ बटाएं, किचन में काम करें, जो आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं शादी के बाद उनको अभी से लें, ताकि आपको एक तो प्रैक्टिस भी हो, दूसरी बात है आपको एक फीलिंग है कि यार आई एम रेडी फॉर मैरिज। सही बात है। अच्छा अली भाई, मैं जिस तरह अब्दुल्लीन भाई ने बताया कि लाइफ स्किल्स ना सीखें, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो, अच्छा कुछ बच्चे समझते हैं कि ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना बर्डन है, असल में यही आपको मैनहुड देता है, यही आपको वुमेनहुड देता है। अगर आप घर का ख्याल नहीं कर रहे, जो लड़का है उसको पता ही नहीं है कि मुझे अब एक जिम्मेदारी लेनी है, आई विल बी द सोल ब्रेड एंड बटर फॉर माई फैमिली,
मतलब कि आप इन इस्लाम आपको ये नहीं करना कि आप अपनी वाइफ को बाहर भेज रहे हैं. यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग. व्हाट्सोएवर आपकी वाइफ को चाहिए तो यू शुड बी अर्निंग फॉर हर. ऑन द अदर साइड देखें, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा आई थिंक जो बच्चे जो हैं वो शादी की तरफ भी आना चाहते हैं, बच्चियाँ शादी की तरफ भी आना चाहती हैं. प्रॉफेट सल्लम की एक हदीस है और हदीस का मफ़हूम ये है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला 3 बंदों की पर्सनल मदद करते हैं. ये पर्सनल मदद खुली हुई है. पर्सनल मदद करते हैं. देखें, नो एंजल्स पर्सनल मदद को आते हैं और उनमें से एक वो बंदा है जो हराम बचने से, हराम की चीज़ें बचने से, हया की हिफाजत के लिए वो निकाह करना चाहता है. और मैं आपको बताऊं कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मुझे शादी करनी थी तो आई यूज्ड टू गिव दिस रेफरेंस टू अल्लाह सुब्हाना. मुझे याद है ये हमारी काफ़ी डिस्कशंस होती थी कि या अल्लाह ये तेरे नबी का अल्फाज हैं और ये गलत नहीं हो सकते. सो आई वांट दिस, आई डोंट नीड एनीवन इन दिस वर्ल्ड बट या अल्लाह आई वांट यू to be my advocate in front of the whole world. और अल्लाह सुब्हाना व तआला की मदद करेंगे. बट प्लीज़ 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 यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मर्द क्या है, औरत को समझना चाहिए. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि औरत क्या है, मर्द को समझना चाहिए. हम प्री मैरिज चीज़ों को समझते नहीं हैं. लड़की को नहीं पता कि लड़का क्या सोचता है, लड़के को नहीं पता लड़की क्या सोचती है. इसमें कोर्स होना चाहिए. जस्ट एक एग्जांपल जैसे होता था किसी ज़माने में, आप मर्दों को भी कराएं, लड़कों को भी कराएं. इवन कुछ कंट्रीज में होता है, मलेशिया में सोशियोलॉजी में डालें पूरा चैप्टर. आप गोरों की सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, उनकी सोसाइटी अलग है, अपनी सोशियोलॉजी के लेकर आए अपनी सोसाइटी के इश्यूज है ना इसमें. बल्कि मैं तो कहता हूँ जुम्मे के खुतबात इस मौजूद होने चाहिए. बिल्कुल. और इंशाल्लाह मैरिज पे पंप करें, खतीब को चाहिए पंप करें. अली भाई इंशाल्लाह मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह आप भी जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, हम तलीमी इदारों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यूथ क्लब के स्पीकर्स को और भी स्पीकर्स को बुलाएं बाकायदा सेमिनार्स के लिए. समर्स में इस तरह के कोर्सेज करवाएं. समर्स होते हैं, फ्री होते हैं बच्चे, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराने के लिए तैयार हैं. 5 days वर्कशॉप, 3 days वर्कशॉप. इंशाल्लाह हमें बताएं, हम हाजिर हैं इंशाल्लाह. बिल्कुल ठीक है. एक जी आपने मैंने आपसे पूछना ये था कि चलें, ये तो उन लोगों की बात होगी कि जो जिनकी शादी अभी नहीं हो रही, और हमने देखा कि पेरेंट्स के लिए क्या हो सकता है, रिक्वेस्ट क्या कर सकते हैं पेरेंट्स से. सही. और यूथ को क्या नसीहत कर सकते हैं. मुझे आप ये बताएं कि जो लोग शादी करना चाहते हैं, मर्द और ख़वातीन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो स्पाउस कैसे सेलेक्ट करें. हाउ टू चूज़ अ स्पाउस, व्हाट क्वालिटीज़ दे शुड लुक फॉर. बड़ा ये मुश्किल सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है. देखें, मोटी मोटी बातें यही हैं कि उसकी फैमिली देखी जाए, बहुत ज़रूरी है. क्योंकि रवायात और दीन का पता मेरे नज़दीक ना फैमिली से पता लगता है. वो सिर्फ मेरे लिए इस तरह नहीं है कि अच्छा फेसबुक पे पोस्टें बहुत अच्छी करती हैं या इस्लामिक पोस्टें करता है बच्चा, या फलानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैंग आउट करता है तो मस्ट बी अ गुड पर्सन. यस, चांसेस हैं कि ही और शी इज़ अ गुड पर्सन अगर वो नेक हैं, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं. लेकिन फैमिली को देखें सबसे पहले, लड़की की वालदा को देखें, बहुत ज़रूरी. और ये काम एक्चुअली आपके पेरेंट्स का, आपकी मदर का, कि वो लड़की की वालदा को देखें. लड़की अपनी वालदा की उस चीज़ों को पिक करेगी, जो भी चीज़ें, ठीक है ना. फिर उनका रहन सहन देखना, उनकी वैल्यूज़ देखना. फिर ये कि अच्छी बात है अगर दोनों का लाइफस्टाइल भी मिलता हो. ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, वुमेन मे बी मैरिड फॉर 4 things. उसमें लाइफस्टाइल और ज़रा माल की तरफ भी जो है ना वो इशारा है. तो कोई हर्ज नहीं ये चीज़ें देखने में. लेकिन आज आके देखें, बात वही है, प्रेफर द वन जो कि रिलीजियस है. और रिलीजियस आपको पता है कि फिर वो सिर्फ ये नहीं है कि फेसबुक पे पोस्टें करते हो या करती हो, उसमें फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें, बाअखलाक. सबसे पहले तो अखलाक. इसीलिए जो अभी हम हदीस हम डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें दीन और इखलाक दोनों सेपरेट डिस्कस हुए हैं. दीन इज़ समथिंग कि आपके जो अमाल हैं, आप नमाज़ें पूरी पढ़ते हैं, रोज़े वगैरह. और जो इखलाक है वो आपकी डीलिंग्स है लोगों से, आपके पेरेंट्स से कैसी डीलिंग है, आपके अपने फ्रेंड से. और मैं बल्कि इसमें सॉरी जस्ट टू ऐड वन थिंग कि मैं भाइयों से और बहनों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी फैमिली से कहें कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ते हैं ना, आपका जो पोटेंशियल स्पाउस है जहाँ वो पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में से, और इफ़ दे आर हॉस्टलाइट, सही, आपको वहाँ से बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो क्या करते हैं वहाँ पे. सही. सो दिस कैन बी. और बच्चों से पूछना चाहिए कि कोई पसंद तो नहीं तुम्हें. मैं समझ तो आपको इतना फ्रैंक हो जाना चाहिए. अगर आप नहीं हो सकते, किसी के थ्रू, उसके कोई चाचू के थ्रू, मामू के थ्रू, जिससे वो बच्चा फ्रैंक है, उससे कहें कि इस बच्चे से बच्चे से पूछ लो कि इसको कोई पसंद तो नहीं है, मुझे बताओ, कुछ करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना. बच्चे को बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा. तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. और देखें, लास्टली मैं बस जो है ना वो यूथ को यही बताना चाह रहा हूँ कि हराम रिलेशन से अब सपोज आपका है तो निकलना कैसे है. सबसे पहला तो ये है सोल्यूशन कि अगर आप वाकई सिंसियर हैं
तो आपने निकाह का पैगाम भेजना है। अब देखें, जैसे उस बच्चे ने कहा था कि मैं क्यों भेजूं, मुझे पता है होना ही नहीं, आपने हदीस सुना दी, भाई अल्लाह मदद के, अल्लाह कह रहे हैं मैं पर्सनली मदद करूंगा तुम्हारी, अगर तुम सिंसियर। दूसरा ये कि आप कोई मुअज़्ज़ज़ बंदा, कोई ख़तीब ढूंढें, कोई ख़ानदान में जो बड़ी उम्र का बंदा है, उसको कहें कि जी मेरी प्लीज़ आप मेरे पेरेंट्स को समझाएं जाके, तो वो मुअज़्ज़ज़ बंदा आके बात करेगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरे पास कई मिसालें कि राजा ज़िया भाई ने कई लोगों की शादी अर्ली मैरिज कराई, क्यों? वो मान ही नहीं रहे थे उनके पेरेंट्स, वो राजा ज़िया भाई को ले गए। अब ये ना हो सारी यूथ राजा ज़िया भाई को ढूंढे। लोग आपको भी कहेंगे मोहम्मद अली भाई से रब्ता करवा दें, मैं तैयार हूँ इंशाल्लाह। देखें हम तो पेरेंट्स को ओपन पैगाम दे रहे हैं, तो मैंने तो खुद देखा है, राजा ज़िया भाई माशाल्लाह गए, पेरेंट्स को कन्विंस किया और पेरेंट्स समझ गए। देखें पेरेंट्स को भी ना पता नहीं है, इंशाल्लाह पता लगेगा, तो पेरेंट्स प्यार ही करते हैं आपसे, ऐसा नहीं कि वो आपके दुश्मन है और वो आपको जान के इन चीज़ों में फंसा, उन्हें पता ही नहीं। तो इसलिए उनको बताना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और ये कि इंशाल्लाह हराम कामों से वैसे भी तकवा बिल्ड करें। देखें हराम रिलेशन से आप बच जाएंगे जब एक तो आप कन्वर्सेशन को मिनिमाइज करते जाएं, ठीक है ना, दुआ करें कि अल्लाह ताला यहाँ पे मेरा मामला हो जाए, सब्र करें, अपने आप को बिज़ी रखें। तो ये इस पे हमने कई पॉडकास्ट किए, हराम रिलेशन से कैसे बाहर आना है। तो बहरहाल एक स्कॉलर अली भाई इस पे डिस्कस कर रहे थे, वो कहते हैं कि आपको जैसे ही कोई रिमाइंडर मिलता है ना अल्लाह की तरफ से कि ये चीज़ गलत है एंड यू हैव टू लीव इट, सही, तो तब आपने ये नहीं कहना कि अच्छा ठीक है मैं कल छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा, आपको रिमाइंडर मिल गया, आपने बता दिया ना, दिस इज अ रिमाइंडर फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग अस, रिमाइंडर मिल गया, अब आपने फ़ौरन कट ऑफ करना है और एक्सप्लेनेशन नहीं देनी उसको मैसेज करके, नहीं जी मैंने मोहम्मद अली भाई का सुन लिया तो अब आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं कर सकता, तो या मैं अब तुमसे बात नहीं कर सकता, या हम इसको ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, जस्ट कट इट ऑफ, ब्लॉक हिम और हर। और आप एक्सप्लेनेशंस में देने जाओगे, शैतान आपको ऐसे ऐसे आके मशवरे देगा कि यू विल गेट बैक टू द सेम साइकिल। माने कि वो बिल्कुल भी हर्ट नहीं होंगे, उनका दिल नहीं टूटेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये शैतान की तरफ से है, जो शैतान कहता है कि इट्स यू नो इंसानियत है और दिल टूट गया और मैं गिल्टी में हूँ। जज़ाकल्लाह इख्वान, अल्लाह ताला हिदायत दे हमें भी, यूथ को भी, पेरेंट्स को भी। आमीन, आमीन। हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। आई होप दिस पॉडकास्ट विल सर्व एज वन ऑफ द एफर्ट्स टू मेक पेरेंट्स अवेयर, और ये कि यूथ की आवाज़ हमने पहुंचाई है, उनका गम, उनका दर्द पहुंचाया है पेरेंट्स तक इंशाल्लाह। ऑन द अदर हैंड माशाल्लाह हमने यूथ को भी समझाया है कि आपने क्या करना है, तो मोटिवेटेड रहें और नेकी की तलाश में रहें इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेंगे और इन चीज़ों को हराम रिलेशन से निकलें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत देंगे। और पेरेंट्स अगर अर्ली मैरिज करते हैं तो वो गुनाह से बचा रहे हैं अपने बच्चे को, ईमान उसका सेव कर रहे हैं। अल्लाह की मदद वैसे ही सेक्शन में शामिल, और सपोर्ट करें, पेरेंट्स सपोर्ट करें शादी के बाद भी, अर्ली मैरिजेस के बाद भी वो बच्चे हैं, यू हैव टू सपोर्ट देम, उनकी लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ बने आगे इंशाल्लाह। सो जज़ाकल्लाह खैर इख्वान भाई, इंशाल्लाह विल हैव अनदर एपिसोड विद यू गाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।